करते हैं। ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की तस्वीर और इनके बारे में कुछ जानकारियां हैं जो कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए आइए इनको पहले देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है और इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को सिमरिया बेगूसराय में। बेगूसराय आपका पड़ता है बिहार में ही, और इनकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 को। इनके माँ का नाम मनरूप देवी तथा पिता का नाम रवि सिंह था और पत्नी का नाम आप याद रखेंगे श्यामावती। अगर पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि थे तो ये आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। और युग के बारे में अगर पूछा जाए कि ये किस युग के कवि थे तो छायावादोत्तर युग के कवि थे ये, जिसको हम प्रगतिवाद युग भी कह सकते हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा हुई थी स्थानीय जगहों पर, जैसे कि बेगूसराय में ही प्रारंभिक शिक्षा हुई थी और उसके बाद ग्रेजुएशन में इनका जो एडमिशन हुआ वो पटना कॉलेज में हुआ। ग्रेजुएशन इन्होंने पटना कॉलेज से किया था और इनका ऑनर्स पेपर था हिस्ट्री यानी कि इतिहास। भले ही ये हिंदी के राइटर हैं लेकिन इनका ऑनर्स पेपर इतिहास रहा है, तो इसको आप याद रखेंगे। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर ने किस विषय में स्नातक किया था, तो आप याद रखेंगे कि इन्होंने इतिहास विषय में स्नातक किया था। अगर सम्मान की बात किया जाए, पुरस्कार की बात किया जाए तो इनको 3 पुरस्कार मिला था, एक साहित्य अकादमी, एक ज्ञानपीठ और एक पद्म भूषण। साहित्य अकादमी इनको दिया गया था संस्कृति की 4 अध्याय, ये एक पुस्तक का नाम है, उसके लिए दिया गया था। और ज्ञानपीठ दिया गया था उर्वशी के लिए। और पद्म भूषण मिला था इनको अपने साहित्यिक सेवा के लिए। इन्होंने जो साहित्य लिखा अपने संपूर्ण जीवन काल में, उसके लिए इनको पद्म भूषण से नवाजा गया था। तो चलिए आगे देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव को। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि अर्धनारीश्वर शीर्षक जो पाठ है, निबंध है, वो किसका लिखा हुआ है, तो वो है रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका कि अर्धनारीश्वर साहित्य की कौन सी विधा है। साहित्य की कौन सी विधा का मतलब होता है कि ये आपका कहानी है, कविता है, निबंध है, क्या है। तो अर्धनारीश्वर जो है वो आपका निबंध है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निबंध। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, पूछा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो हम लोग अभी अभी देख करके आए हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में बोला है आपका रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का निधन भी हम लोग देख चुके हैं। इनका हुआ है निधन 24 अप्रैल 1974 को, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था सिमरिया बेगूसराय बिहार में, जो कि दिया हुआ है आपका ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है दिनकर जी की माता का क्या नाम था। तो दिनकर जी की माता का नाम था मनरूप देवी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 7 में आपसे पूछ दिया है कि दिनकर जी के पिता का क्या नाम था। तो दिनकर जी के पिता का नाम था, अभी हम लोग ऊपर देख करके आए हैं, रवि सिंह, या कहीं कहीं रविनाथ सिंह भी देता है, तो उसको भी आप याद रखेंगे। रवि सिंह और रविनाथ सिंह दोनों सेम व्यक्ति हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम क्या था। तो रामधारी सिंह दिनकर का पत्नी का नाम था श्यामावती, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपका कि रामधारी सिंह दिनकर ने स्नातक किया था। अब स्नातक इन्होंने कहाँ से किया था, तो हम लोग इसको भी ऊपर देख चुके हैं कि उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा तो बेगूसराय से ही की, स्थानीय जगह से, लेकिन इन्होंने स्नातक जो किया था वो किया था पटना कॉलेज से, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा पटना कॉलेज। एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि पटना साइंस कॉलेज अलग है और पटना कॉलेज अलग है, और ये दो तो आपको पता होगा। आरडीएस कॉलेज आपका मुजफ्फरपुर में है, एलएस कॉलेज यानी लंगट सिंह कॉलेज भी आपका मुजफ्फरपुर में है। एक बात और याद रखेंगे लंगट सिंह कॉलेज के बारे में
कि उत्तर बिहार का सबसे पहला कॉलेज जो है वो एलएस कॉलेज यानी लंगट कॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि दिनकर किस युग के कवि थे। तो दिनकर को कहा जाता है छायावादोत्तर युग का कवि या प्रगतिवाद का कवि। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि जब भी इस चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी से उस वीडियो को देख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका कि दिनकर किस काल के कवि माने जाते हैं। तो दिनकर माने जाते हैं आधुनिक काल के कवि। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 में है आपका कि दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। हाँ, इसको याद रखेंगे कि दिनकर जी यानी रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे वो विश्वविद्यालय में उपकुलपति भी रह चुके हैं। तो वो कौन से विश्वविद्यालय में रह चुके हैं, तो वो भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति रहे थे। इससे पहले वे प्रोफेसर भी कुछ दिनों तक रह चुके थे बिहार यूनिवर्सिटी में। तो उसको भी आप याद रखेंगे, हो सकता है तो वो आगे क्वेश्चन आए। तो 12 में आपसे क्या पूछा था कि दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भागलपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी। 13 में आपसे पूछ दिया दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे। हाँ, इसको याद रखेंगे कि दिनकर जी हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं किस विश्वविद्यालय में, तो वो है बिहार विश्वविद्यालय, जिसको आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। मुजफ्फरपुर इसका जो विश्वविद्यालय है ये मुजफ्फरपुर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 14 का, राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है। तो राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, राष्ट्र कवि की उपाधि कौन प्रदान करता है। तो देखिए राष्ट्र कवि की उपाधि जो है वो सरकार के द्वारा नहीं दी जाती है, ये जनता के द्वारा दिया जाता है कि हाँ ये जनता में इतने चहेते हैं तो इनको राष्ट्र कवि की उपाधि देना चाहिए। तो इसका फैसला जो है ये जनता करती है। जन लोकप्रियता के कारण इनको राष्ट्र कवि का दर्जा दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में आपका कि निम्नलिखित में कौन सी दिनकर की रचना है। तो देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया है उर्वशी, ऑप्शन बी में है संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन सी में है रश्मि रथी और ऑप्शन डी में है उपर्युक्त तीनों। तो देखेंगे कि उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, रश्मि रथी ये तीनों उन्हीं की रचना है। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में कौन सी दिनकर की रचना है, और क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है। तो देखेंगे ऑप्शन ए में आपका दिया है रेणुका और हुंकार, ये दिनकर की ही रचना है। रश्मि रथी, सामधेनी ये दोनों भी दिनकर की ही रचना है। कुरुक्षेत्र और रसवंती ये भी रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है। और ऑप्शन डी में आपका निर्जा बेला ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, क्योंकि ये दोनों पुस्तकें जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी निराला जी की रचना है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में आपसे पूछा है दिनकर को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो देखिए दिनकर जी को जो साहित्य अकादमी मिला था वो मिला था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिया गया था। यानी संस्कृति के 4 अध्याय जो पुस्तक है इनकी उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप याद रखेंगे कि साहित्य अकादमी स से शुरू हो रहा है और संस्कृति के 4 अध्याय ये भी आपका स से शुरू हो रहा है, दोनों दंती स से शुरू हो रहा है। तो आप इसको थोड़ा सा ट्रिक पर बैठा लेंगे माइंड में
कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था, तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 में कि दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इनको मिला था वो उर्वशी की रचना के लिए मिला था। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो देखिए दिनकर को अगर ये 4 में देखा जाए तो दिनकर जी को मिला था पद्म भूषण। तो पद्म भूषण ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है और ये दिया गया किसके लिए था इनको, तो अपने साहित्यिक सेवाओं के लिए दिया गया था, अच्छी अच्छी रचनाओं के लिए दिया गया था पद्म भूषण पुरस्कार। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद देखेंगे 21 में कि कितने वर्ष की उम्र में दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित हुई थी। तो इनकी पहली पुस्तक जो है वो है प्रणभंग, जो कि प्रकाशित हुई थी कब, तो जब वे 21 वर्ष के थे उस समय। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 का देखेंगे अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ होता है। तो देखिए अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ होता है, तो अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा नारी और आधा पुरुष। आप कहीं जाते होंगे तो किसी मंदिर में या कहीं पर यज्ञ लगता है तो वहाँ आपने अवश्य देखा होगा कि एक मूर्ति ऐसी भी होती है जिसमें आधा शिव होते हैं और आधा पार्वती, यानी आधा शंकर भगवान होते हैं और आधा पार्वती माता होती है। तो वहाँ पर क्या है कि आधा नारी और आधा पुरुष हो गया, उसी को कहा जाता है अर्धनारीश्वर। ये अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है और उसी पर आधारित ये आपका पाठ भी है। पूरे पाठ में आपका नारी और पुरुष की ही चर्चा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, आधा नारी और आधा पुरुष। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है। तो संसार में पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि पुरुष दबंग होता था और स्त्री स्त्रैण होती थी, यानी स्त्री जो है वो दबी कुचली होती थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चीज़ में बदलाव आया है। तो क्या है कि सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। 24 में देखेंगे कामनी तो अपने साथ की शांति लाती है, खाली जगह को भरे। यहाँ पर देखिए कि खाली जगह आपका टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से छूट गया है। कामनी तो अपने साथ, यहाँ पर डैश होना चाहिए था, यहाँ पर खाली स्थान होता तो उसमें भराता क्या। तो देखिए कामनी तो अपने साथ है, यामिनी की शांति लात, तो यहाँ पर यामिनी आपका होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 में देखेंगे जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वो क्या है। तो देखिए पाठ में रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं होगा, यानी जिस पुरुष में कुछ नारी के गुण नहीं हो वह पुरुष अपूर्ण होता है, उसको पूर्ण रूप से पुरुष नहीं कहा जा सकता है। जीवन के बहुत सारे पहलुओं में देखा जाता है कि एक पुरुष को स्त्री का काम भी करना पड़ता है। तो उस संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वो पुरुष क्या है, अपूर्ण है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 26 में क्या है, आधुनिक कौन है। तो देखिए आधुनिक कौन है, किस व्यक्ति को हम आधुनिक कह सकते हैं। तो जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि हम उसे ही आधुनिक मान सकते हैं जो जात पात धर्म आदि को न देखता हो बल्कि व्यक्ति के गुणों को देखता हो। तो जो कि आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में क्या बोलते हैं रामधारी सिंह दिनकर कि आधुनिक वह है जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं बल्कि उसके कर्म से नापता हो। तो इसका राइट जो आंसर है वो हो गया ऑप्शन सी। 27 में देखेंगे, 27 में है किस कवि ने निम्न पंक्तियां लिखी है, जब तक मनुज मनुज का सुख भाग नहीं, सम होगा समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। तो ये भी लिखा हुआ है आपका रामधारी सिंह दिनकर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 28 में देखेंगे क्या है, किस कवि ने
निम्न पंक्तियाँ लिखी है। नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहारी नारी महाविकार। तो ये लिखा हुआ है कबीरदास जी का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस पाठ में रामधारी सिंह दिनकर जी इस पाठ को लिखे हैं तो उनकी तो चर्चा है ही, और साथ में आपका जयशंकर प्रसाद हो गए, प्रेमचंद हो गए, कबीरदास हो गए, बर्नार्ड शॉ हो गए। तो इन लोगों की भी चर्चा आई है कि इन लोगों का क्या विचार है। आगे देखते हैं इसका राइट आंसर आप क्या है, ऑप्शन ए, इसको याद रखेंगे। 29 में देखेंगे किस पाठ में निम्न पंक्तियां आई है। यदि संधि वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। तो देखिए ये जो पंक्ति है वो आया है अर्धनारीश्वर पाठ में। इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि एक स्त्री जो होती है वो काफ़ी दयालु होती है, बहुत ही ममतामयी होती है। वह अपने पुत्र को, पति को ऊंचाई पर तो देखना चाहती है, लेकिन उसका कीमत नरसंहार हो वो कभी नहीं चाहती है। इसलिए जो महाभारत में कृष्ण और दुर्योधन के बीच जो शांति वार्ता होता है वो अगर कुंती और गांधारी के बीच में हुआ होता तो बहुत हद तक संभव था कि कुंती और गांधारी जो है वो दोनों अपने पुत्र को मना लेती कि पुत्र युद्ध न करो। तो वही उसी के संदर्भ में आया है कि ये जो है ये सेंटेंस आपका किस पाठ में आया है, तो अर्धनारीश्वर में आया है, और ये रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो गया। 30 में देखेंगे कि किस पाठ में निम्न बात आई है। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो ये भी आया है आपका अर्धनारीश्वर में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 का देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर ने किस विषय में स्नातक किया था। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि रामधारी सिंह दिनकर ने पटना कॉलेज से इतिहास ऑनर्स किया था, यानी इतिहास विषय में स्नातक किया था। भले ही वे हिंदी के लेखक थे, हिंदी के कवि थे, लेकिन उन्होंने स्नातक किया था इतिहास में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, यानी कि अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर लगा होगा कि थोड़ा सा भी इस वीडियो से मेरा हेल्प हुआ है पढ़ाई में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक तो मेरा इससे बेनिफिट होगा और जिस दोस्त को आप शेयर करेंगे उसका भी बेनिफिट होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अब एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।